हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है यूरोप शिफ्ट टू सेंटर। ठीक है, तो देखते हैं किसके बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज ट्रिप टू द नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली अंडरस्कोर्स हाउ फार इंडियाज परसेप्शन ऑफ एंड एंगेजमेंट विद यूरोप हैज़ इवॉल्व। कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा थी वो इस बात को दर्शाता है, हाईलाइट करता है कि कितना ज़्यादा भारत का जो परसेप्शन है, एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू है, देखने का नज़रिया है, और यूरोप के साथ जो इनकी इंगेजमेंट है वो कितना ज़्यादा इवॉल्व कर गई है, चेंज कर गई है। मतलब पहले भारत यूरोप को जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था, आज प्रधानमंत्री मोदी की ट्रिप से ये लगने लगा है कि भारत अब यूरोप के बारे में कुछ अलग सोच रहा है। थ्रू आउट द कोल्ड वॉर, कह रहा है कि कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया, कोल्ड वॉर समझ रहे हो, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक कोल्ड वॉर हुआ था ना, याद है? थोड़ा सा मतलब टेंस हो गई थी पूरी दुनिया, पूरी कहानी नहीं बताएंगे, कोल्ड वॉर वैसे समझ लो। ठीक है, थ्रू आउट द कोल्ड वॉर इंडियाज अप्रोच टू यूरोप, जो भारत की अप्रोच थी यूरोप को लेके, वॉज शेप्ड लार्जली बाई इट्स क्लोज इकोनॉमिक एंड डिफेंस टाइज विद द सोवियत यूनियन। एक चीज कह रहा है कि वो इस बात पर ज़्यादा निर्भर करती थी कि कितने ज़्यादा क्लोज टाइज थे आर्थिक रूप से और डिफेंस के स्तर पर सोवियत यूनियन के साथ, जो कि पहले यूएसएसआर था, अब आज के देश में, आज के टाइम में क्या है, रशिया है। एंड इट्स राइवलरी विद द वेस्ट, और जो सोवियत यूनियन की दुश्मनी थी, राइवलरी थी वेस्ट को लेकर, इस बात पर भी निर्भर करता था कि भारत की जो यूरोप को लेकर अप्रोच थी वो कैसी थी। अ प्रोलॉन्ग नेग्लेक्ट इज नाउ गिविंग वे टू एक्सपेंडिंग कॉपरेशन। कह रहा है कि भारत ने जो काफ़ी समय से यूरोप को नेग्लेक्ट किया है, नज़रअंदाज किया है, अब वही चीज़ एक तरीके से रास्ता बना रही है कि यूरोप और भारत दोनों ही मिलकर कॉपरेशन को बढ़ा सकते हैं। बॉयड बाय द इंडिया EU FTA साइन इन जनवरी दिस ईयर, कह रहा है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है जनवरी इस साल में, उससे उत्साहित होकर, बॉयड का मतलब होता है इंस्पायर हो जाना, उत्साहित हो जाना, फॉलोइंग 2024 इंडिया EFTA एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट कब आया इंडिया और EU का? 2024 में जो इंडिया और EFTA का एग्रीमेंट हुआ उसके बाद आया था। यूरोप हैज़ बीन इंक्रीजिंगली एंटरिंग इंडियाज स्ट्रेटजिक इमेजिनेशन डिस्पाइट द फ्रिक्शन अराउंड रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। कह रहा है कि रशिया ने जो इन्वेजन किया है यूक्रेन में, एक तरीके से अटैक करके जो उसकी ज़मीनें कब्जाई हैं, उसके बावजूद भी भारत और यूरोप के, मतलब उसमें मतभेद थे, उसके बावजूद भी जो यूरोप है वो भारत के जो रणनीतिक एक तरीके से इमेजिनेशन है या जो गोल है उसमें अब अपनी जगह बना रहा है, इंपॉर्टेंस पा रहा है। द शिफ्ट कम्स एट अ टाइम व्हेन ट्रेडिशनल अलाइनमेंट्स आर अंडर ग्रोइंग स्ट्रेन। कह रहा है कि ये जो शिफ्ट आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, उस समय आ रहा है जब पुराने अलाइनमेंट्स, जो पुराने एक तरीके से ग्रुप थे, जो सहयोग थे, अब उनके रिश्तों में एक तरीके से स्ट्रेन, प्रेशर पड़ रहा है। एंड अनप्रिडिक्टेबल अमेरिकन प्रेसिडेंट, और एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एन एवर डीपनिंग पार्टनरशिप बिटवीन इंडियाज एलाई रशिया एंड कॉम्पिटिटर चाइना। कह रहा है कि जो लगातार रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, भारत का जो एलाई है, एक तरीके से सहयोगी देश है रशिया, और कॉम्पिटिटर चाइना, इन दोनों के बीच में। एंड अ फ्रेजाइल डिटेंटे बिटवीन बीजिंग एंड वॉशिंगटन। डिटेंटे का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जहां पर कुछ समय के लिए पॉज लिया गया हो लड़ाई से या फिर किसी बहुत ज़्यादा खराब रिलेशनशिप से। ठीक है, फ्रेजाइल का मतलब सभी समझ रहे होंगे, कमज़ोर। तो कह रहा है कि जो बीजिंग, चाइना और USA के बीच में एक अस्थायी रूप से शांति बनी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, रिफ्लेक्टेड इन द ट्रम्प जी समिट। जो ये ट्रम्प और जी की जो समिट हुई है अभी, US के जो प्रेसिडेंट हैं वो चाइना गए थे, उसमें ही दर्शा रहा था कि मतलब अब इन दोनों के बीच में रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। यूरोप इज नाउ सेंट्रल टू इंडियाज परस्यूट ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट्स, कैपिटल, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप। परस्यूट का मतलब होता है सर्च। कह रहा है कि भारत जो सर्च कर रहा है एक्सपोर्ट मार्केट का, मतलब कहाँ पे वो अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सके,
कैपिटल के लिए, पैसे के लिए, एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए या फिर ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप के लिए जो वो मार्केट को सर्च कर रहा है, उस सर्च में यूरोप जो है वो मध्य में है। मतलब यूरोप ने एक अपनी इंपॉर्टेंट जगह बनाई है भारत के सामने। द प्राइम मिनिस्टर टूर इटिनरी रिफ्लेक्ट द एनॉर्मस पोटेंशियल। कह रहा है कि प्रधानमंत्री का जो ये यात्रा कार्यक्रम था, पूरा टूर था, इटिनरी का मतलब होता है ये पूरा जो ट्रैवल प्लान था, उसमें दिखाता है कि कितना ज़्यादा, कितना इनॉर्मस मतलब बड़ा, कितना ज़्यादा पोटेंशियल है उसमें, क्षमता एक तरीके से। दैट कोलैबोरेशन विद सम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स स्मॉलर बट हाईली कैपेबल इकोनॉमीज कैन अनलॉक। कि इस यात्रा से प्रधानमंत्री मोदी की, इससे क्या हो सकता है कि जो यूरोप का जो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है, अगर उसका कोई स्मॉलर भी कंट्री जो कि बहुत ही ज़्यादा कैपेबल इकोनॉमी होगी, मतलब पैसे वाला देश होगा, उससे हमारे रिश्ते अनलॉक हो सकते हैं, मतलब बन सकते हैं। द नीदरलैंड्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ जस्ट 18 मिलियन। कह रहा है कि नीदरलैंड की जो पॉपुलेशन है सिर्फ 18 मिलियन है, इज अ पाइवेटल प्लेयर, वो एक मुख्य प्लेयर है इन द ग्लोबल चिप रेस बिकॉज ऑफ ASML। वो जो ग्लोबल चिप रेस है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाते हैं, उसमें ये एक मुख्य प्लेयर है क्योंकि उसके पास है ASML। ये क्या है? द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ द एडवांस लिथोग्राफी मशीन नीडेड टू प्रोड्यूस द मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर्स। ये सिर्फ अकेले ही दुनिया में मैन्युफैक्चरर हैं जो कि एडवांस लिथोग्राफी मशीन है इनके पास, और ये प्रोड्यूस करते हैं एडवांस सेमीकंडक्टर की चिपें। समझ रहे हो ना, जो चिप होती है जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है आजकल, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चिप है। तो कह रहा है कि इनके पास ये एडवांस सिस्टम है। लिथोग्राफी के जो ये मशीन यहाँ पे बात हो रही है, एक तरीके से चिप बनाने वाली मशीन होती है, सर्किट बनाने वाली मशीन होती है ना, तो इनके पास बहुत एडवांस मशीन है। द डील बिटवीन ASML, कह रहा है कि जो डील हुई है ASML के बीच में और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा की अपनी जो ब्रांच है जिसका नाम है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, विल सपोर्ट स्केलिंग अप द लेटर्स की बात, मतलब है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है कि ये जो डील हुई है ASML की और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से, इस सपोर्ट से क्या होगा, बहुत तेजी से स्केल अप होगा फैब्रिकेशन प्लांट इन धोलेरा। कह रहा है कि इस पार्टनरशिप से क्या होगा कि जो टाटा की धोलेरा में फैब्रिकेशन प्लांट है, मतलब रॉ मटेरियल यहाँ पे लाए जाते हैं और फिनिश्ड किए जाते हैं, इसमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी आएगी। इन डिफेंस इंडिया सीक्स टू डाइवर्सिफाई प्रोक्योरमेंट अवे फ्रॉम रशिया। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है खरीदना, ठीक है, खरीद। कह रहा है कि डिफेंस सेक्टर में भारत ये देख रहा है कि वो किसी तरीके से अपना ये जो प्रोक्योरमेंट है उसको डाइवर्सिफाई करे, मतलब सिर्फ एक ही देश से ना ले, अलग अलग देशों से ले, और रशिया से थोड़ा सा दूर हो, क्योंकि रशिया के ऊपर ही हम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है डिफेंस के मामले में। एटलीस्ट 70% टेक्नोलॉजी तो कह ही सकते हैं, पूरी तरीके से तो नहीं कहेंगे। इन रिन्यूएबल एनर्जी, कह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इट रिक्वायर्स बोथ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज। भारत को एक तरीके से टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज चाहिए, मतलब इसमें एकदम एक्सपर्ट बनना होगा, और साथ ही साथ पैसा चाहिए। यूरोप ऑल्सो ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज यूथ एज द डायस्पोरा अक्रॉस द कॉन्टिनेंट कंटिन्यूज टू एक्सपैंड। कह रहा है कि यूरोप जो है वो भारत के युवाओं को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, क्योंकि जो ये डायस्पोरा है, मतलब प्रवासी भारतीय जो जाके यूरोप में बसे हुए हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। ड्रिवन बाई हाईली स्किल्ड वर्कर्स एंड स्टूडेंट, और उसका कारण ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्किल्ड स्टूडेंट है। भाई देखो, यूरोप में कोई भी भारतीय अगर जा रहा है तो हम ये सब तो मानेंगे कि वो हम लोग से तो बढ़िया है ही। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े होंगे, अच्छे से उनका जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होगा, एवरेज भारतीयों की बात कर रहा हूँ, उनसे आगे होगा। तो इनके पास स्किल्ड वर्कर है, जो यहाँ पे वर्कर मान लो जो नहीं बहुत अच्छे हैं, मगर उनके यहाँ जो जा रहे हैं वो स्किल्ड वर्कर भी हैं और स्किल्ड स्टूडेंट भी है। इसी वजह से वहाँ पे जो उनका डायस्पोरा है, मतलब दूसरा देश भी तो जाता है ना कि हमारे पास अच्छे नागरिक आए दूसरे देश से, उससे हमारी क्या होगी, ग्रोथ होगी, तो वो बढ़ता जा रहा है। फॉर यूरोप, कह रहा है यूरोप के लिए, मीनवाइल जबकि इंडिया इज़ अ क्रिटिकल पार्टनर, इंडिया जो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है यूरोप का, इन इट्स एफर्ट टू डी रिस्क फ्रॉम अ राइजिंग चाइना। और किस लिए महत्वपूर्ण है कि जो यूरोप अपना एफर्ट लगा रहा है, अपना ताकत लगा रहा है कि वो जो बढ़ता हुआ चाइना है, जो हमें बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उससे अपने आप उसकी जो यूरोप की निर्भरता है उसके ऊपर, उसको कम कर सके, जो रिस्क है उसको कम कर सके। वाइल जबकि द EU फंक्शन एज अ ब्लॉक ऑफ 27 मेंबर स्टेट। कह रहा है कि EU जो है उसमें एक तरीके से 27 मेंबर है, मतलब पूरा ग्रुप है।
ईच कंट्री रिटेन्स इट्स ओन स्ट्रेटजिक प्रायोरिटीज। कह रहा है कि हर कंट्री जो है वो अपनी ही एक रणनीतिक प्राथमिकता रखता है, मतलब सबके पास अपनी एक स्ट्रेटजी प्रायोरिटीज हैं। एंड अ फॉरेन पॉलिसी आउटलुक, और हर कंट्री के पास अपना एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी सिस्टम है। सबका जो फॉरेन पॉलिसी दूसरों को देखने का नज़रिया है वो एकदम अलग है। यूरोप सब रीजन, कह रहा है कि यूरोप के जो अपने अलग अलग रीजन हैं, सब रीजन मतलब अलग अलग छोटे छोटे रीजन हैं, टू डिफर शार्पली इन देयर परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल पावर्स। उनका जो एक तरीके से धारणाएं हैं बाहरी शक्तियों को लेकर वो बहुत ही अलग अलग हैं, काफ़ी अलग हैं। इंडिया ऑलरेडी enjoys strong partnership with key Western European powers such as France, the Netherlands and the Germany। कह रहा है कि भारत पहले से ही जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप पार्टनरशिप रखता है जो इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ, जैसे कि फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया। एंड इट हैज़ मूव्ड टू डीपन इंगेजमेंट विद द नॉर्डिक कंट्रीज़। और अब भारत जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ भी अपना जो पार्टनरशिप है, एंगेजमेंट है, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। नॉर्डिक कंट्रीज जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड है ना, स्वीडन, ये सब क्या है, नॉर्डिक कंट्रीज हैं। वाइल स्ट्रेथनिंग टाइज विद इटली इन द इंडो मेडिटेरियन, कह रहा है कि जबकि भारत इटली के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है इंडो मेडिटेरियन में, जहाँ पर ये इटली है। मोर मस्ट बी डन टू इंगेज विद दीज सब रीजन्स, कह रहा है कि हमें और ज़्यादा करना होगा अगर हमें एक तरीके से पार्टनरशिप बनानी है, इनके साथ बातचीत करनी है, इन सब रीजन्स के साथ। एंड कल्टिवेट क्रॉस लिंकेजेस फॉर म्यूचुअल गेन्स, और म्यूचुअल गेन पाने के लिए मतलब दोनों को ही लाभ हों, इसके लिए हमें अपने जो रिश्ते हैं, जुड़ाव है, क्रॉस लिंकेज मतलब आपसी जो जुड़ाव है, उसको और ज़्यादा बढ़ाना होगा, कल्टिवेट करना होगा। विद जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट्स, कह रहा है कि जो पूरे विश्व में जो ये पूरी भू राजनीति की पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है, जो पावर का संतुलन है वो बिगड़ रहा है। अ फ्रेइंग रूल बेस्ड ऑर्डर, फ्रेइंग का मतलब होता है कमज़ोर होते हुए, और ये जो कमज़ोर होती हुई रूल बेस्ड व्यवस्था है जो कि वर्ल्ड को अब तक चलाती आ रही थी। एंड डिक्रीजिंग रेलिवेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, और जितने भी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, चाहे वो यूएन हो गया, WHO हो गया, जितने भी हैं, सबका अब जो इम्पोर्टेंस है, रेलिवेंस है, वो कम होता जा रहा है। इंडिया टाइज विद यूरोप, जो भारत के रिश्ते होंगे यूरोप के साथ, कैन नो लॉन्गर बी फेरिफेरल टू इट्स फॉरेन पॉलिसी, वो भारत की जो फॉरेन नीति है उसमें कम महत्वपूर्ण वाली जगह नहीं हो सकती। मतलब अब यूरोप को हमको सबसे ज़्यादा महत्व देना होगा अपनी फॉरेन पॉलिसी में। समझ में आई बात? अब करो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड अबाउट इंडियाज करेंट फॉरेन पॉलिसी ट्रेजेक्ट्री, कह रहा है कि भारत की जो करंट फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में हम पैसेज से क्या कंक्लूड कर सकते हैं। India's strategic pivot towards Europe is a reactive measures to the diminishing reality of the United States and the Russia-China axis। कह रहा है कि भारत का जो रणनीतिक रूप से यूरोप की तरफ झुकाव है वो एक तरीके से रिएक्टिव स्टेप है, रिएक्शन है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की जो रिलायबिलिटी कम होती जा रही है, मतलब एक तरीके से उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, और जो रशिया चाइना की जो पार्टनरशिप बन रही है उसके लिए है। बिल्कुल ठीक है। द हिस्टोरिकल कोल्ड वॉर माइंडसेट हैज़ बीन इरेडिकेटेड, कह रहा है कि जो हिस्टोरिकल कोल्ड वॉर माइंडसेट था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। लीडिंग टू अ सीमलेस कंसेंसस ऑन द रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, और एक तरीके से सहमति बन गई है रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, ऐसा तो कहीं नहीं है। India is moving away from treating Europe as a monolithic entity by recognizing the distinct technological and strategic strength of its sub-region। कह रहा है कि भारत अब यूरोप को एक मोनोलिथिक एंटिटी की तरह नहीं मानता है, मतलब सिर्फ एक ही एंटिटी की तरह नहीं मानता है। अब वो रिकग्नाइज कर रहा है कि जो पूरा यूरोप है उसके जो सब रीजन है, अलग अलग जगह हैं, उनके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, अपनी स्ट्रेटजिक स्ट्रेंथ है। ये भी बात हम लोगों ने देखी, सही है। तो 1 और 3 जो है वो हमारा आंसर होगा।
बेस्ड ऑन द पैसेज के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रेसिप्रोकल नेचर ऑफ द इंडियन यूरोप रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल नेचर क्या हो गया, मतलब एक दूसरे को फायदा पहुंचाने वाला। कह रहा है कि इसके बारे में हमको बताना है कि ये जो दो स्टेटमेंट हैं क्या इसके हिसाब से सही है। वाइल जबकि इंडिया सीक्स टेक्नोलॉजिकल इनक्रीज की वो चाहता है कि टेक्नोलॉजी उसके यहाँ आए एंड कैपिटल पैसा आए, यूरोप व्यूज इंडिया एज अ स्ट्रेटजिक हेज अगेंस्ट चाइनीज इकोनॉमिक डोमिनेंस। और यूरोप जो है वो भारत को एक तरीके से रणनीतिक रूप से बचाव की तरह देखता है। हेज का मतलब होता है बचाव करना चाइनीज़ जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है उससे। बिल्कुल ठीक है, ये भी बात एकदम सही है। इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड सर्व एज अ सॉल्यूशन टू यूरोप्स लेबर नीड। कह रहा कि भारत के पास जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है वो यूरोप की जो लेबर की आवश्यकता है उसके लिए सॉल्यूशन है। बिल्कुल ठीक है। वाइल यूरोपियन मार्केट्स ऑफर अ डेस्टिनेशन फॉर योर इंडियन एक्सपोर्ट, एकदम बात सही है ना। तो 1 2 दोनों ही सही हैं, तो डी करेक्ट। वाई डज द ऑथर कैरेक्टराइज यूरोप एज अ एंटरिंग इंडियाज स्ट्रेटजिक इमेजिनेशन। ऑथर ने यूरोप को किस ऐसा क्यों बताया है कि वो भारत की जो रणनीतिक इमेजिनेशन है उसमें एंटर कर रहा है, क्यों बताया? बिकॉज इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली व्यूड यूरोप एज अ प्राइमरी आर्किटेक्ट ऑफ द रूल बेस्ड ऑर्डर दैट, नहीं ऐसा कहीं नहीं बताया। कह रहा कि भारत मतलब यूरोप को पहले से ही ऐतिहासिक रूप से देखता आया है कि इन्हीं ने ही पूरा रूल बेस्ड बनाया है और अब जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं बताया गया है। बिकॉज यूरोप हैज शिफ्टेड फ्रॉम अ नेग्लेक्टेड एंटिटी इन डिप्लोमेसी टू अ सेंट्रल पिलर फॉर हाई टेक एनर्जी एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। क्योंकि जो ये यूरोप है पहले जो भारत के सामने मतलब भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता था भारत की डिप्लोमेसी में, अब वो एक तरीके से मुख्य पिलर की तरह आ गया है। क्योंकि अब हाई टेक्नोलॉजी चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट चाहिए। हाँ, तो ये एकदम सही है, बी करेक्ट है। अब इसको बताओ कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। इसको देखो, इंडिया सीक्स टू डाइवर्सिफाई प्रोक्यूरमेंट अवे फ्रॉम रशिया। भारत जो है वो अपनी खरीद को रशिया से अलग करना चाहता, हटाना चाहता है, वहाँ से डाइवर्सिफाई करना चाहता है। ये क्या है, खुद में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है। इन रिन्यूएबल एनर्जी में इट मतलब भारत के लिए रिक्वायर्स बोथ टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज एंड कैपिटल। ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक तरीके से सेंटेंस है, क्योंकि ये अपनी मीनिंग खुद दे रहा है, हमें दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे ये जो एंड लगा हुआ है ये क्या है, ये एक तरीके का कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया। ऐसे जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़े जाते हैं तो वो बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ डिडेंटे इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आराम का समय, जब दो लोग बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, बीच में थोड़ा सा एक तरीके से रुकावट डाल दी जाए तो उस समय को बोलते हैं। अ स्ट्रेटजिक मिलिट्री अलायंस, अ पीरियड ऑफ इंटेंस इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, नहीं। अ रिलैक्सेशन ऑफ स्ट्रेन रिलेशन, हाँ, अगर ख़राब हुए रिलेशन में एक रिलैक्सेशन दी जाती है, जो दुश्मनी है उसको एक तरीके से रोका जाता है, पॉज दिया जाता है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है। एक बार इसको पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। इन द 21st सेंचुरी, कह रहा है 21वीं शताब्दी में, अ वुमेन कैन डैश द ह्यूमन जीनोम। एक औरत जो है वो ह्यूमन जीनोम की स्टडी कर सकती है या उसको समझ सकती है। लीड अ बोर्ड रूम, मीटिंग को लीड कर सकती है। और ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी, और नेशनल पॉलिसी बना सकती है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? रीड, ड्रॉ, मैप, मेक। मेक द ह्यूमन जीनोम तो नहीं होगा, मैप हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीएनए की बात हो रही है एक तरीके से, और डीएनए की जब बात होती है, ह्यूमन जीनोम की बात होती है, तो उसके साथ कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे मैप द जीनोम। इसका मतलब है कि उसकी जो सीक्वेंस है उसको समझना, किस तरीके से ह्यूमन जीनोम जो है वो कैसे उस तरीके से उसकी डेवलपमेंट हुआ है इसको समझना। तो उसके साथ हम मोस्टली जो है वो मैप का ही यूज़ करते हैं। येट फिर भी अपॉन रिटर्निंग होम, घर लौटने के बाद, हर इंटायर इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनल वर्थ इज़ ऑफन रिड्यूस टू अ सिंगल आर्कियाक लिटमस टेस्ट। कह रहा है कि उसके पास जितनी समझदारी है, जितना भी उसकी प्रोफेशनल लाइफ में उसकी वैल्यू है, मतलब उसके ऑफिस में वर्थ है उसकी, वो सब एक बस झटके में एक छोटी सी चीज़ रह जाती है, एक पुराना लिटमस टेस्ट। मतलब
लोग उसको तो एक तरीके से उस औरत को जैसे ही वो घर लौटती है तो उसको एक सामान्य औरत समझकर हमेशा उसी तरीके से जांचने लगते हैं जैसे कि पुरानी औरतों को जांचा जाता था। जैसे कि कैन शी कुक, क्या वो खाना बना सकती है? कैन शी ड्रॉ अ कॉलम, कॉलम मतलब होता है एक तरीके की डिज़ाइन होती है जो हम लोग सरफेस से बनाते हैं, क्या वो मतलब डिज़ाइन बना सकती है? कैन शी डैश फ्लावर्स, क्या वो फ्लावर्स को बांध सकती है, ऐसा कुछ आएगा मीनिंग। सोसाइटी लव्स टू कॉन्चुलेट इटसेल्फ डैश अलाउइंग वुमेन इन टू द वर्क फोर्स, कह रहा है कि जो समाज है वो अपने ही आप को बधाई देता है कि उसने वुमेन को अलाउ किया है ताकि वो काम कर सकें। बट द यार्ड स्टिक वी यूज टू मेजर देम रिमेन्स रस्टेड एंड स्टिक इन द पास्ट, लेकिन कह रहा है कि जो हमारा तरीका है उनको एक तरीके से उनको नापने का, किस तरीके की उनकी क्वालिटी को जांचने का, वो वही पुराना और घिसा पिटा तरीका है। क्या होना चाहिए? कैन शी टाई फ्लावर्स, नहीं। स्ट्रिंग हो सकता है, सीयू का मतलब नहीं है, जॉइन का भी यहाँ पे मतलब नहीं है। देखो फ्लावर जो होते हैं ना, वो अगर उनको क्या कहते हैं, माला की बनाई जाती है तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, मतलब एक एक धागे से उसको पिरोना कहते हैं, तो पूरी जो स्ट्रिंग बन जाती है ना, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? स्ट्रिंग। डैश अलाउइंग वुमेन इनटू द वर्क फोर्स, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे जब कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ना हम किसी को, कॉन्ग्रेचुलेट समवन प्लस ऑन समथिंग, हम किसी को किसी चीज़ के ऊपर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मोस्टली ऑन के बाद, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट आता है, नाउन आ जाता है और या फिर जेरेंड आ जाता है। तो यहाँ पे जेरेंड आया हुआ है तो यहाँ पे फॉर नहीं होगा, इन नहीं होगा, अबाउट नहीं होगा, ऑन होगा। तो ऑन अलाइंग वुमेन इनटू द वर्कफोर्स बट द यार्ड स्टिक वी यूज टू मेजर देम रिमेन्स रस्टेड एंड स्टक इन द पास्ट। We have created a world where women are expected to dash the public sphere while remaining perfectly submissive to the private one। क्या कह रहा है कि हमने एक ऐसे वर्ड की संरचना की है, क्रिएट किया है, जिससे औरतों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बाहर के कामों में तो एकदम सक्सेसफुल रहें, है ना, मतलब नौकरी कर रही हैं तो बढ़िया करें, बाहर के जितने भी काम है अच्छे से करें, लेकिन जब वो एक तरीके से घर में आती हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो दब कर रहे हैं। वी डोंट जस्ट वॉन्ट वुमेन टू सक्सीड, हम सिर्फ यही नहीं चाहते हैं कि एक औरत जो है वो आगे बढ़े अपने जीवन में। वी डिमांड दे सक्सीड ट्वाइस, हम उस औरत से चाहते हैं कि वो अपने जीवन में 2 बार सफलता पाए, मतलब एक तो वो बाहर सफलता पाए और फिर घर में, चाहे उसके बच्चे हों, चाहे उसका हस्बैंड हो, चाहे माता पिता हों, सब उससे यही आस रखते हैं कि वो घर के काम को भी बहुत अच्छे से संभाल लेगी। क्या होना चाहिए? वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, उतना अच्छा मीनिंग नहीं आ रहा है। बीट का मतलब तो है नहीं यहाँ पे। कॉन्क्योर का मतलब किसी चीज़ को जीत लेना, है ना, एक तरीके से पावरफुल एक्सप्रेशन है कि कॉन्क्योर करना। हम ये चाहते हैं कि वो बाहर की दुनिया को एक तरीके से अपना वर्चस्व लहराएं, तो ये ज़्यादा बेस्ट आएगा। फाइट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। I was recently reminded of this absurdity during a casual visit from the relative। कह रहा है ये जो बकवास है इसकी याद मुझे दिलाई गई तब जब मेरे यहाँ मेहमान आए हुए थे। When I admitted I didn't know how to string flowers, कह रहा है कि जब मैंने सबके सामने ये स्वीकार किया था कि मुझे फूलों की माला बनानी नहीं आती है, द रेस्पॉन्स वॉजेंट श्रक, कह रहा है कि जो रेस्पॉन्स था उनकी तरफ से वो कोई नॉर्मल नहीं था। इट वॉज अ सरकास्टिक, सरकास्म भरा था। डिसअपॉइंटेड बर, मतलब एक ऐसी बात थी जो बहुत ही ज़्यादा दिल को चुभने वाली थी। डोंट बी प्राउड ऑफ दैट, उनका एक सेंटेंस ये था कि इस बात पे प्राउड मत करो कि तुमको फूलों की माला बनाने नहीं आती है, मतलब उन्होंने सरकास्म किया था। इन दैट वन सेंटेंस, कह रहा है कि उस एक वाक्य ने माई डिग्रीज, माई रिसर्च, माई प्रोफेशनल लेबर एवोपरेटेड, मेरी डिग्रीज़ को ख़त्म कर दिया, मेरी रिसर्च जितनी मैंने मेहनत करी उसको ख़त्म कर दिया, और मेरा जो प्रोफेशनल कैरियर है उसको भी ख़त्म करके रख दिया। आई वॉजेंट अ पर्सन विद अ कैरियर, कह रहा है कि उस समय ऐसा लग रहा था कि वो एक ऐसी व्यक्ति है जिसके पास कोई कैरियर नहीं है। आई वॉज अ फेलियर, एक वो फेलियर है ऑफ अ वुमेन का, बिकॉज आई लैक्ड अ स्पेसिफिक डेकोरेटिव डोमेस्टिक स्किल, कह रहा था क्योंकि मेरे पास वो खास डोमेस्टिक स्किल नहीं थी जो कि एक औरत के पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लोग पुराने ज़माने में यही सोचते थे कि एक औरत है तो उसको खाना बनाना अच्छा आना चाहिए, कढ़ाई बुनाई अच्छी आनी चाहिए, ठीक है, और भी चीज़ें थी, तो वो ये चाहते थे। द आयरनी, कह रहा है कि ये विडम्बना ये है, दिस जजमेंट ऑफन कम्स फ्रॉम अदर वुमेन, कि ये जो फैसले आते हैं वो ज़्यादातर दूसरी औरतें ही करती हैं।
द प्राइमरी इन्फोर्सर्स ऑफ पैट्रियार्कल कोड दैट सर्व्स नो वन। कह रहा है कि नो वन होना चाहिए यहाँ पे, कि ये जो प्राइमरी इन्फोर्सर्स हैं, मतलब ये जो वुमेन है दूसरी, यही पहली प्राथमिक ऐसी मतलब वुमेन होती है जो ये पैट्रियार्कल कोड है, मतलब जो मेल का डोमिनेंस वाला सिस्टम है, इसको ही इन्फोर्स करती हैं, लागू करती हैं, जिससे किसी का भला नहीं होना है। लेट्स बी ऑनेस्ट, कह रहा है कि अगर ऑनेस्ट रहें तो जो डबल शिफ्ट है इज़ नॉट एन एक्सीडेंट, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, इट इज़ अ डिज़ाइन फ्लॉ, ये एक डिज़ाइन में कमी है। सोसाइटी अपलॉड द मॉडर्न, और डबल शिफ्ट क्या है कि सोसाइटी जो है वो जो मॉडर्न वुमेन है उसको तो एक तरीके से प्रशंसा देती है, बट क्वाइटली इंश्योर, लेकिन चुपचाप वो ये सुनिश्चित करती है द डोमेस्टिक वर्कलोड रिमेन्स हर शेडो, कि औरत के पीछे हमेशा जो घर के काम हैं उससे बंधे रहें। वी हैव रीब्रांडेड बर्डन एज मल्टीटास्किंग, कह रहा है कि हमने जो काम का बर्डन है उसको एज अ मल्टीटास्किंग वाली डेफिनेशन दे दी है, एंड एग्जॉक्शन, और जो थकावट है उसको एक स्ट्रेंथ से जोड़ दिया है। द प्रॉब्लम इज नॉट द ट्रेडिशन, कह रहा है समस्या परंपराओं में नहीं है, समस्या लोगों के अंदर है। देमसेल्फ, मतलब कह रहा है कि परंपराएं जो है वो समस्या नहीं है। देयर इज अ ब्यूटी इन कोलाम, कह रहा है कि कोलाम जो कि एक तरीके से मतलब डिज़ाइन बनाई जाती है, वो एक उसमें सुंदरता है। आर्टिस्ट्री इन ट्रेडिशनल कुकिंग, कह रहा है कि कुकिंग करने में कला है। द प्रॉब्लम इज व्हेन दीज स्किल ट्रांजिशन फ्रॉम चॉइसेस टू कंपल्सरी मार्कर्स ऑफ वर्ड, कह रहा है कि समस्या इसमें है जब इन स्किल को एक तरीके से ये जो चॉइसेस वाली स्किल्स हैं कि जिसको पसंद है वो कर सकता है, उसको समाज जो है एक तरीके से कंपलसरी मार्कर बना देता है कि आपकी वैल्यू, एक वुमेन की वैल्यू कितनी है ये उस पर डिपेंड करेगा कि उसको कितनी स्किल आती है घर वाली। कह रहा है जब ऐसा होता है तो इसमें समस्या है। व्हेन अ वुमेन, कह रहा है कि जब वुमेन इन द लैब और ऑफिस इज इनवैलिडेटेड बाई अ बर्न्ड मील, कि जब उसकी जो एक तरीके से जो सफलता है जो लैब में उसने पाई है या ऑफिस में पाई है उसको नकार दिया जाता है जब उसका खाना अगर उसका जल जाए तो, और अब बेयर डोर स्टेप, या फिर उसने क्या कहते हैं घर के डोर को सजाया ना हो, तो कह रहा है कि तब ये समस्या है। वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग कल्चर, कह रहा है कि हम ऐसे में अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वी आर प्रैक्टिसिंग कंट्रोल, हम एक औरत को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, क्या होना चाहिए? व्हेन अ वुमेन्स सक्सेस इन द लैब, सफलता का मतलब नहीं है यहाँ पे, पावर का मतलब नहीं है, कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता, कितनी योग्यता है आपके अंदर। कह रहा है कि जब एक वुमेन की जो योग्यता है जो कि लैब में उसने दिखाई है, ऑफिस में दिखाई है, उसको इनवैलिडेट कर दिया जा रहा है ये चीज़ देखकर कि उसने खाना जला दिया और उसने घर के दरवाजे नहीं सजाए। ठीक है, तो यहाँ पे सी सबसे बेस्ट है। ये है पैराजम्बल, एक बार खुद से ट्राई करो। S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, खुद से ट्राई करो। ठीक है। To enter the award-winning garden, visitor must navigate a slightly crooked path and step over steel water reels. कह रहा है कि अवार्ड विनिंग जो सबसे बढ़िया गार्डन है उसमें एंटर करने के लिए जो विजिटर्स हैं जो वहाँ पे आ रहे हैं उनको एक टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकलना पड़ेगा, और जो नीचे धाराएं बनी हुई हैं पानी की उसको पार पाना होगा। ठीक है। करेंटली कह रहा है परिणाम स्वरूप दिस इंक्लोज ग्रीन स्पेस, कि ये जो बंद ग्रीन स्पेस है एक्ट्स लाइक अ हग, ये एक तरीके से गले मिलने की तरह काम करता है। विच इज़ नोन टू बी हाईली बेनिफिशियल, जो कि जाना जाता है बहुत ज़्यादा लाभ के लिए मेंटल हेल्थ में, जो कि कमज़ोर टीनेजर्स हैं उनके लिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? पहले तो ऑप्शन देख लो, PRQP, आर को देखें पहले। आफ्टर सक्सेसफुली नेविगेटिंग दिस ट्रिकी रूट, यहाँ पे ट्रिकी स्लाइटली क्रूक्ड पाथ तो आया है, हो सकता है यार। क्यू को देख लें, कमेंटिंग ऑन दीज स्पेसिफिक फिजिकल हर्डल्स, ये भी हो सकता है। पी को देखो, एज दे वॉक दे मस्ट ऑल्सो अवॉइड स्टेपिंग ऑन स्मॉल प्लांट दैट हैव बीन डेलिबरेटली प्लेस्ड इन देयर वे एज ऑब्स्टिकल। दिस सेंट्रल स्पेस, कौन सा सेंट्रल स्पेस, ये तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अगर ये सेंट्रल स्पेस की बात कर रहा है तो यहाँ पे ये जो विजिटर्स आर लेड इनटू अ संकन कॉमनल सिटिंग एरिया, ये भी हो सकता है। ठीक है, देखो S1 के बाद क्या है यहाँ पे, टू इंटर द अवार्ड विनिंग गार्डन विजिटर मस्ट नेविगेट अ स्लाइटली क्रुक्ड पाथ एंड स्टेप ओवर स्टील वेटर रील्स। ठीक है, ये इसका बता दिया था। अब उसके बाद पी में देखो, कह रहा है कि जब ये लोग उस टेढ़े मेढ़े रास्ते से होके आते हैं और जो पानी की धाराएं बह रही हैं उसको पार करके आते हैं,
एज दे वॉक, जैसे जैसे वो चलते हैं, दे मस्ट ऑल्सो अवॉइड स्टेपिंग ऑन अ स्मॉल प्लांट दैट हैव बीन डेलिबरेटली प्लेस्ड इन देयर वे एज ऑब्स्टिकल, कि वो इस चीज़ को भी उनको मतलब वो अवॉइड करते हैं कि जो छोटे छोटे प्लांट हैं उसमें पैर ना रख दें, जो कि जानबूझकर उनके रास्ते में रखे गए हैं एक बाधा की तरीके। ठीक, पी हो सकता है ना। अब यहां पे देखो, आफ्टर सक्सेसफुली नेविगेटिंग दिस ट्रिकी रूट, पी के बाद आर है कहीं पर, हाँ है। कह रहा है कि सक्सेसफुली नेविगेट करने के बाद इस ट्रिकी रूट को, ये जो खतरनाक रास्ता था, ये थोड़ा सा उथला पुथला टाइप का रास्ता था, विजिटर्स आर लेड इनटू अ सनकन कॉमनल सिटिंग एरिया, विजिटर को वहाँ ले जाया जाता है जहाँ पर एक थोड़ा सा नीचे झुका हुआ ज़मीन में एक सिटिंग एरिया होता है। ठीक है, दिस सेंट्रल स्पेस, अब इसी सीटिंग एरिया की बात हो रही है, दिस सेंट्रल प्लेस इज हेवनली सराउंडेड बाई डेंस एंड लश प्लांटिंग टू क्रिएट अ कंफर्टिंग फीलिंग ऑफ बीइंग इनक्लोज। कह रहा है कि इसी प्लेस को बहुत ही ज़्यादा डेंस और लश प्लांटिंग मतलब प्लांट लगाए गए उसके अगल बगल, ताकि एक कंफर्ट फीलिंग आ सके। ठीक है, तो पी आर एस तो है नहीं यहाँ पर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पी क्यू आर एस बचा। देखते हैं फिर से, ये कह रहा है देखो यहाँ पे तो ये था कि एज दे वॉक दे मस्ट अवॉइड स्टेपिंग ऑन स्मॉल प्लांट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो ये पेयर बना रहा है, तुम ध्यान से देखो कि ये जो कॉमनल सिटिंग एरिया है और ये दिस सेंट्रल है, तो ये आर एस क्या है, पी के साथ एक पेयर बना रहे हैं। और उसके बाद ये जो एस है कि ये जो हेवनली सराउंडेड बाई डेंस एंड लश प्लांटिंग एरिया जो है उसको ही S6 में बात की गई है। परिणाम स्वरूप ये जो इनक्लोज ग्रीन स्पेस है ये एक हक की तरह काम कर रहा है, विच इज़ जो कि जाना जाता है लाभ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, मतलब मेंटल हेल्थ की लाभ के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे RS6 होना चाहिए, तो बेस्ट यही होगा कि PQRS ही रखें हम लोग। तो यहाँ पे S1 के बाद P आएगा, फिर Q आएगा, फिर R आएगा, फिर S आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश SSC के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।